हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम कमाल की चल रही होगी। तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे कि आखिर 10-15 दिनों में आप अपने कैसे अपने बोर्ड्स के स्कोर को एक बूस्ट दे सकते हो और जिस भी आप लेवल पे अभी स्टैंड कर रहे हो उससे एक बेहतर स्कोर, एक बेहतर परसेंटेज सिक्योर कर सकते हो। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आज हम इसी बारे में बात कर रहे होंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। साथ ही साथ मैं सीईओ एंड फाउंडर हूं इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स का, विच इज़ अ प्रोग्राम अंडर सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल मेरठ, जहां पे हम नीट और IIT जेईई की प्रिपरेशन कराते हैं अलॉन्ग विद बोर्ड्स प्रिपरेशन। तो ये हुई मेरी बात। अब मेरे अपने बोर्ड्स में क्या स्कोर था तो मैं बता दूं, 2019 में मैंने बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया था। मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट के रूप में फिजिकल एजुकेशन थी और ये रहा मेरा स्कोर। मेरा एग्रीगेट जो आया था 97.8% आया था। तो मैं यहाँ पे आज जो भी बातें करूँगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करूँगा और सिर्फ साइंस पे ही अपने आप को लिमिट करूँगा, क्योंकि नॉन साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में जो मेरे को कोई नॉलेज नहीं है तो मैं उसको अननेसेसरली ब्रैग नहीं करूँगा या शेयर करने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक, तो साइंस पे ही स्टिक रहेंगे और साइंस के अपने 4 जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो अब ये अपने भाई 4 मेन सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक, अब इनके लिए एक जनरल स्ट्रैटेजी अपन लोग बना लेते हैं कि आखिरी 10-15 दिनों में हमें किस तरीके की अप्रोच रखनी है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है भाई, PYQs देख लेने हैं। कोई भी PYQ की बुक ले लेना जिसमें ऑल इंडिया सेट के भी क्वेश्चन हो और दिल्ली सेट के भी क्वेश्चन हो। कम से कम 10 ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, आपने चैप्टर वाइज PYQs की बुक ली, ध्यान रखना चैप्टर वाइज लेना थोड़ा बेहतर रहता है। ठीक, चैप्टर वाइज PYQs की बुक्स ली, फिर उसके बाद आपने क्या करा, PYQs देखे। PYQs देखे, अब खाली देख के छोड़ना नहीं है, आपको अपनी प्रिय पुस्तक NCERT लेनी हो। NCERT में टैग्स लगाने हैं कि अच्छा ये PYQ पूछा गया 2019 में, ये पूछा गया 2020 में, अच्छा ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, ये 5 मार्क का क्वेश्चन था। तो ये सारे इस तरीके से टैगिंग कर लेनी है। आपको इससे क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि सभी टॉपिक्स जो NCERT में है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही गया हो। तो जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया और कितनी बार पूछा गया ये आप NCERT में ही मार्क कर लें। और फिर इन टॉपिक्स को आपको NCERT और अपने साथ ही साथ क्लास नोट्स जिन भी टीचर से आपने पढ़ा हो वो आपको पढ़ना है एक बार। ठीक है, अगर पढ़ रखा है तो रिवाइज करना है। ठीक है, अब ये हो गया आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स थे इनके आपको NCERT के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और NCERT के साथ एक CBSE बुक इशू करता है NCERT एग्जाम्पलर, इसके भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं केवल प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के। ठीक, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इतना काम हो जाता है, ठीक, या इतना काम आपने पहले ही कर रखा है, तो अब आपको क्या करना है, आपको रिमेनिंग टॉपिक्स जो बचे कुचे टॉपिक्स हैं जो कि NCERT में गिवन है, आपके क्लास नोट्स में टीचर्स ने कराए हैं लेकिन कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में नहीं आए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो अब आपको इन टॉपिक्स को कवर कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर ईयर में हो सकता है क्वेश्चन इन पे फ्रेम कर दिया जाए और हो सकता है आपके बोर्ड में आ जाए। लेकिन ध्यान रखना कि ये सिर्फ आपको एक एज ओवर देगा, यानी कि रैंक डिसाइड करेगा। 95% से ऊपर वाली मेहनत है ये। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे हैं पहले से और आपके उतने परसेंटेज नहीं आ रहे हैं तो आपको ये 5वें पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये हुई जनरल स्ट्रैटेजी कि अपने को PYQs देखने हैं, PYQ टैग्स लगाने हैं, उसके बाद उन टॉपिक्स को अपना को कवर करना है NCERT क्लास नोट से। देन अपने को NCERT और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं। अगर समय बचता है तो हमें बाकी टॉपिक्स के लिए भी इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ये तो हुई जनरल स्ट्रैटेजी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की। अब बात करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। फिजिक्स के पेपर की बात करें तो जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन कई पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का भी हाई वेटेज देखा गया। पर्टिकुलरली जो दिल्ली सेट के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा मिलता है। मेरे को भी याद है कि मेरे टाइम पे भी एक्सेप्शनली ऑल इंडिया सेट था मेरा जैसे कि, तो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था, तो बच्चे थोड़े से पैनिक कर गए थे उस साल। बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आए थे बच्चों के। ठीक, तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस तो रह सकता है, लेकिन 2 तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ NCERT से और PYQ से ही आएंगे। ज़्यादा कोई इसमें इधर उधर डिविएशन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। ठीक, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आपका क्लास नोट्स जो आपने हैंड रिटन क्लास नोट्स होंगे आपके, उससे बेस्ट रिसोर्स कोई नहीं है।
ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से बन जाएंगे। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स पूछ दिए गए हैं वो आ जाएंगे। इनके लिए आपको क्लास नोट्स की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है और आप फिर किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप रट नहीं सकते हो, इनको आप याद नहीं कर सकते हो, मेमोराइज नहीं कर सकते हो। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज और कंसेप्चुअल नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से टैकल नहीं कर पाओगे। और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो प्रैक्टिस आपको आउटसाइड एनसीईआरटी भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए अगर आप फुल ऑन फुल स्कोर करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते हो फुल ऑन फुल स्कोर, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज पे स्टिक रह सकते हो। आपका बड़े ही आसानी से 90-95% आ जाएगी, 90-95% आपकी बड़ी आसानी से आ जाएगी। इसके अलावा डेरिवेशन भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन डेरिवेशन का ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी वाले डेरिवेशन ही आपके फिजिक्स बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी डेरिवेशन इस तरीके से उठ के नहीं आ जाता है। ठीक है, आप कई सारे डेरिवेशंस पढ़ते होगे नीट की तैयारी पे या जेईई मेंस की तैयारी में या बिट सेट की तैयारी में या कोई और एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको उसमें कई और डेरिवेशंस भी बताए जाते हैं, लेकिन वो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फुल ऑन फुल स्कोर करना भी चाहते हो तब भी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी वाले डेरिवेशंस ही आपको करने होंगे। ठीक है, ये बात हुई अपन की। अब बात करते हैं भाई केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री अपने 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन फिजिक्स की तरह ही स्ट्रैटेजी चलती है। 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं अमूमन, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके मे बी आउटसाइड एनसीईआरटी हो सकते हैं, लेकिन 99% जो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से कर लेना। एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी होते हैं, बैक एक्सरसाइज भी होती है और साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी बुक होती है और एक टेक्स्ट क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में होते हैं। ठीक, तो टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल, बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, यहाँ से अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लगभग सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। बाकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्लास नोट्स को रेफर कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिक्स की तरह नहीं है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा आउटसाइड एनसीईआरटी पूछे जाने के यहाँ पे चांस नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और जो पूछे भी जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज वाले ही पूछे जाएंगे। ये मेरी बात चाहे तो नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो ये हुई अपन की फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी हद तक याद करने वाली चीज़ है। बहुत इसमें आपको कंसेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट्स नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट को समझने के बाद आपको अल्टीमेटली उसको मेमोराइज ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम नहीं होता है, और होता भी है तो आपके सीबीएसई बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, नॉट इवन फॉर 100% जो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको फोकस रखना है एंटायरली ऑन एनसीईआरटी। क्या आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है? हाँ, पढ़नी है। क्या सभी टॉपिक्स में पढ़नी है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में जिन टॉपिक्स से पूछा गया है, आपको उन्हीं की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आप कई सारे टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं उनको स्किप भी कर सकते हो, और ये कैसे पता चलेगा? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं पूछे गए, जो आपके टीचर ने क्लास नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट बताया होगा, अगर उन्होंने किसी टॉपिक को स्किप करा और वो एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, तो आप ऐसे टॉपिक्स को छोड़ सकते हो। बाकी आप अपने टीचर से गाइडेंस ले सकते हो, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम लोग भी आपकी ये क्वेरीज क्लियर कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली पीवाईक्यू से ही होंगे। ठीक, तो इसी वजह से आप कई सारे टॉपिक्स को छोड़ सकते हो। बहुत ही आपको स्मार्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेमोराइजेशन वाली चीज़ है और आप कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो वाली कॉन्सेप्ट इसमें लगती है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके भूलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको लिमिटेड रिसोर्स पे फोकस करना है और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, जितना आप कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी भाई जो चीज़ आती है कि सबसे पहले आपको आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
इन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। यानी कि जो क्लास 11th वाला पोर्शन है भैया, 11th वाला, 11th तो हमारा बहुत वीक है, तो हाँ भाई 11th वाले पोर्शन को आपको ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि IUPAC सब ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में है 12th के, आइसोमेरिज्म हर ऑर्गेनिक के चैप्टर में 12th में आएगी, ठीक, GOC का यूज़ हर चैप्टर में आएगा ही। तो आपको सबसे पहले तो क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ पाओगे, ठीक। दूसरी बात, NCERT PYQs यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट है ही आपको। अगेन NCERT के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन हो, अगेन बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, या फिर NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो। NCERT में जो भी कन्वर्जन्स दिए हैं या नेम्ड रिएक्शन दिए हैं वो डायरेक्टली NCERT से ही उठकर आते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन या नेम्ड रिएक्शन आपकी कहीं बाहर से भी नहीं आने वाली, जैसे कि पर्किन रिएक्शन नहीं दी हुई है NCERT में, नहीं पूछी जाएगी। बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं दिया है, नहीं पूछा जाएगा। तो जो NCERT में दिया है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन दिया है तो वो पूछा जाएगा, वुड्स रिएक्शन दी है तो पूछी जाएगी, ठीक। कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी जो कि NCERT में नहीं है, ठीक। एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मान लो मेरी बात, ठीक। NCERT के बाहर से कोई भी कन्वर्जन का, नेम्ड रिएक्शन का। और बाकी कन्वर्जन में आपको थोड़ा पैटर्न बनाना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से हम पैटर्न फ्रेम कर सकते हैं। सपोज अगर कोई है, आपको 2 कार्बन का कोई कंपाउंड है, उसको 3 कार्बन के कंपाउंड में चेंज करना है, तो 1 कार्बन ऐड करना है, तो होपफुली हो सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा हो, ठीक। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। आप जब कन्वर्जन की प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से पैटर्न फ्रेम करना। अगर कार्बन का नंबर 2 से 4 हो रहा है, यानी कि कार्बन का नंबर डबल हो रहा है, तो आपको अल्डोल कंडेंसेशन करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी कि अगर कार्बन स्टेप अप करना है तो क्या करना पड़ेगा, कार्बन स्टेप डाउन करना है तो क्या करना पड़ेगा। ये सारी आपको पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। क्वेश्चंस NCERT वाले ही होंगे, लेकिन अगेन रटना नहीं है, उनको समझना है, ठीक। दूसरी बात, एक प्रो टिप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कि इंटरकनेक्टेड है सब चैप्टर्स, हर चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। वही सपोज एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने वाली रिएक्शन आपकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड में दिया होगा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, और वही चीज अल्कोहल फिनॉल ईथर की प्रिपरेशन में दिया होगा, वही सेम रिएक्शन। तो यानी कि बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो कि आपको मल्टीपल चैप्टर्स में मिलेंगी, यानी कि चैप्टर्स आपके इंटरकनेक्टेड है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक बड़ा, आप एक कह सकते हो चैप्टर ही है, इसको बस अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो एक मैं टिप यही देना चाहूँगा कि आप PYQs आप प्रैक्टिस करें, ज़रूर करें, लेकिन जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप PYQs प्रैक्टिस करें। आपके बहुत जल्दी सारे PYQs आसानी से हो जाएंगे। तो PYQs की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बट जब आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाए उसके बाद आप PYQs प्रैक्टिस करें। NCERT क्वेश्चंस आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई मैथ्स की स्ट्रेटेजी, ठीक। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट तो नहीं था, लेकिन मैं जितना देखा हूँ JEE मेंस के बच्चों को, JEE एडवांस के बच्चों को प्रिपेयर करते हुए, बढ़िया सिलेक्शन लेते हुए, ऑब्वियसली उन्होंने बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा स्कोर करा है। तो मैंने जितना भी देखा, बाकी हमने टीचर से भी बात करी, तो यही निकल के आया है कि भाई मैथ्स में प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर, ठीक। आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हो, पर अपने आप को बेहतर कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, NCERT और PYQ सारे सॉल्व कर लेना है, ठीक। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको मार्क करना है, PYQ टैग्स लगाने हैं NCERT में, और फिर आपको NCERT और PYQs जो है उन पे फोकस करते हुए आप जितनी ज़्यादा NCERT और PYQ सॉल्व कर लो उतना ज़्यादा बेहतर है। पहले प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे ध्यान देना है, देन आपका रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं उन पे ध्यान देना है। उसके बाद आप क्या करो, जब आपका ऊपर वाला हो जाए और फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लो, ठीक। NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लिया। RD शर्मा जैसी बुक आप तभी करो अगर आपने पहले कर रखी है, वरना कोई नीड नहीं है आपको ऐसी बुक करने की। ऐसे ही और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं फिजिक्स में, जैसे कि एग्जाम आइडिया है, SL अरोड़ा है, ये सारी बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में प्रदीप की बुक्स आती हैं, बहुत सारी मल्टीपल बुक्स आती हैं, आपको उन बुक्स को करने की कोई नीड नहीं है। आप जितना मैं बता रहा हूँ खाली उतना कर लो। NCERT PYQs एग्जाम्पलर, अगर आपने ये 3 चीज़ें हर सब्जेक्ट में कर लिया तो आप को 90-95% लाने से कोई रोक नहीं सकता है, अगर आप पेपर अटेम्प्ट ठीक से कर लें,
ठीक, तो ये हुई अपनी मैथ्स की स्ट्रैटेजी। बात करते हैं बायो की स्ट्रैटेजी में। तो बायो की स्ट्रैटेजी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी डायग्राम्स हैं बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि बायो में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी तो करनी ही है, पीवाईक्यूज तो करने ही है, लेकिन डायग्राम्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए। जितने भी डायग्राम्स आपके दिए उन डायग्राम्स की आपको लेबलिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, साथ ही साथ आप कई टॉपिक्स यहाँ पे भी स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगेन बायोलॉजी क्या है, एक मेमोराइजेशन वाला सब्जेक्ट है। तो बायो और इनऑर्गेनिक की स्ट्रैटेजी लगभग सिमिलर है, कम पढ़ो बार बार पढ़ो। ठीक, तो कुछ टॉपिक्स जो कि एनसीईआरटी में दिए भी हैं उनको आप स्किप कर सकते हो। अगर आप फुल ऑन फुल स्कोर करना चाहते हो तब भी स्किप कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ध्यान रखो आपको एनसीईआरटी को थरोली पढ़ना है। किन टॉपिक्स के लिए? जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यानी कि प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की आपको एनसीईआरटी को एकदम कंठस्थ कर लेना है। ठीक बात, ये हुई बायो की स्ट्रैटेजी। बात करते हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। तो इंग्लिश में अपने क्या आता है, रीडिंग स्किल्स आता है। पहले तो बहुत लंबा पेपर पूछा जाता था, लेकिन क्योंकि 100 नंबर का होता था, अब 80 नंबर का पेपर हो गया तो थोड़ा सा आसान हो गया है। ठीक, तो रीडिंग स्किल्स में आपको क्या करना है, कुछ कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक, कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यूज से। ठीक, एक टिप देना चाहूँगा कॉम्प्रीहेंशन के लिए या रीडिंग स्किल्स के लिए, आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ने हैं कॉम्प्रीहेंशन से पहले, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन तो बहुत बड़ा है भाई। आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लोगे तो आप उनके आंसर देख रहे होगे बस कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते टाइप की, कौन सा आंसर कहाँ दिया है। तो इससे आपका क्या होगा, समय बच जाएगा। तो ये एक बात दिमाग में रखना। राइटिंग स्किल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। जितने भी आपके राइटिंग स्किल्स हैं, आर्टिकल है, एडवर्टाइजमेंट है, या जो भी चीज़ें हैं आपकी, आपको उनका फॉर्मेट सबसे पहले तो पता होना चाहिए। फिर आप कोई सॉल्ड एग्जांपल्स देख लें। सॉल्ड एग्जांपल्स कहाँ से देख सकते हैं आप, कोई भी अपनी बुक से देख सकते हैं, आपको टीचर्स ने क्लास नोट्स में कराया होगा, आप वहाँ से सॉल्ड एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट देखा, सॉल्ड एग्जांपल देखे, किस तरीके से फ्रेम करा जाता है इस टाइप के राइटिंग स्किल्स का पैटर्न को। ठीक, देन आपको प्रैक्टिस करने हैं 4-5 पीवाईक्यूज हर टॉपिक से। क्या आपको लिख के देखना है एक एक, आपको ऐसे नहीं कि आपने हवा में प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की तरह नहीं है, आपको यहाँ पे लिख के देखना पड़ेगा और उसको फिर चेक कराना पड़ेगा टीचर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में कैसी मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपकी होती है तो उनको आप चेक करा लो और पहले ही रेक्टिफाई कर लो, या ग्रामेटिकल एरर्स को पहले ही रेक्टिफाई कर लो टीचर से चेक करा के, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एक बेहतर हो जाएगी और एक आप अपने आप से एक बेहतर स्कोर कर पाओगे। ठीक, तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस अलग अलग सब्जेक्ट को आपको समझना है कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट की डिमांड है और उसी तरीके से आपको उस पर फोकस करना है। ठीक, फिर आता है लिटरेचर। लिटरेचर में आपकी 2 बुक हैं, एक विस्टाज एक फ्लेमिंगो है। उनके सब चैप्टर को एक बार आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक बार तो पढ़ना है। ठीक, आपको थरोली टेक्स्ट को पढ़ना है, समरी पे मत जाना, क्योंकि समरी में कई चीज़ें छूट जाती हैं। और ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो फ्रेम कहाँ से करा जाएगा, आपका टेक्स्ट से ही करा जाएगा, यानी कि आपके चैप्टर्स के इन बिटवीन से ही आपका कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होगा। ठीक, इसके बाद आप कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हो जो भी लिटरेचर पोर्शन से पूछे गए हैं, और इसको आप चेक करा सकते हो अगेन बाय योर टीचर, क्योंकि अगेन आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स जो हो रही हैं उनको यहीं पे रेक्टिफाई कर लें, बोर्ड्स में गलती ना करें। ठीक है, तो ये लिटरेचर की बात हुई। ठीक, इंग्लिश में जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई आपको टीचर से चेक ज़रूर करा लेना है। इसके बाद आता है 5th और 6th सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी। ठीक, ऑप्शनल सब्जेक्ट में बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो 5th और 6th सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी जो है, ठीक, थ्योरी के लिए आपको कोई भी जो बेसिक बुक जो आपके स्कूल में चल रही हो, आपको उससे ही एक बार पढ़ना है। जो भी आपके क्लास नोट्स हो, बेसिक नोट बुक या फिर आपके क्लास नोट्स अगर हैं तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। वरना अगर आपके पास नहीं है नोट्स तो आप बेसिक बुक से एक बार थ्योरी को पढ़ सकते हैं, देन प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू से कर सकते हैं। जैसे आपने ऊपर सब सब्जेक्ट्स में देखा, उसी तरीके से यहाँ भी चीज़ें सिंपल हैं कि आपके पास एक बेसिक बुक से थ्योरी, अब तक एनसीईआरटी से कर रहे थे, अब जो भी बुक यहाँ पे आपके टीचर ने लगा रखी है, स्कूल में लगी हुई है, टीचर ने जिस भी बुक से पढ़ाया है, जिस भी नोट से पढ़ाया है, तो बेसिक बुक या फिर नोट से थ्योरी, देन आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इतना आप कर लेंगे, आप 5th और 6th सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे।
ठीक, बात करते हैं भाई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। भाई हमने पढ़ तो लिया, अब पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कुछ बातें ध्यान रखना। सबसे पहले तो जो भी आपके फर्स्ट पेज होता है जो आपको भरना होता है, इसमें आपकी डिटेल्स भरनी होती है, रोल नंबर भरना होता है आपको, ठीक, वो OMR फॉर्मेट में आपको भरना रहता है। तो आपको ध्यान रखना कि वो चीज़ें आप एक बहुत ही संभल के भरो और उसमें गलती से भी गलती ना करो, क्योंकि वो पेज गलत हो गया तो आपकी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो उस पेज को बड़े ध्यान से भरना। ठीक, फिर जनरल पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होती है कि क्वेश्चन नंबर को भाई सेंटर ऑफ द पेज पे डालना। क्यों? क्योंकि बंडल जब आपका क्या होता है, रोल होता है, तो कई बार साइड वाली चीज़ टीयर हो जाती है, या जब आप पेपर को आप जब मल्टीपल कॉपीज लेते हो तो आप पेपर को टाई करते हो, तो जब शीट को टाई करोगे तो आपका वो साइड में जो अगर आपने क्वेश्चन नंबर डाला है तो वो कई बार दिखता नहीं है, वो जब आप टाई करते हो तो वो कॉर्नर पे छुप जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमेशा ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ द पेज पे ही डालो। ठीक, 2 पेन का यूज़ करो, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन का आप यूज़ करो। ठीक, बॉल पेन थोड़ा बेटर रहता है, जेल थोड़ा फैल वैल जाता है तो उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन का आप यूज़ करें ब्लैक हेडिंग्स के लिए, ब्लू आपका अंदर का कंटेंट के लिए। नीट एंड क्लीन मैनर में लिखें। अगर आपकी राइटिंग अच्छी भी नहीं है कोई बात नहीं, आप क्या करें, एक छोटे से टिप मैं देना चाहता हूँ कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए, मेरा नाम है आर्यन, ठीक, तो आप क्या करो, ठीक, आर्यन आगे मुझे लिखना है इज तो आप क्या करो, बस थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के बीच में लिखो और थोड़ा सा बड़ा लिखो। यानी कि आप जैसी भी आपकी राइटिंग है वैसे ही लिखो, बस थोड़ा सा बड़ा लिखो और थोड़ा सा स्पेस दे के लिखो, अपने आप आपकी राइटिंग थोड़ी सी बेहतर लगने लगेगी। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखोगे, आपकी राइटिंग भी थोड़ी सी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ठीक, बेसिकली आपको एग्जामिनर को समझाना है कि भाई ये आपने लिखा क्या है, इतना होना चाहिए, आसानी से उसको समझ आना चाहिए, उसका बर्डन नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है कि भाई क्या लिखा है। तो थोड़ा सा बड़ा लिखो, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखो, आप सॉर्टेड हो इस चीज़ के लिए। ठीक, की पॉइंट्स जो भी आपके हों, कई हुक पॉइंट्स होते हैं, कई बज़ वर्ड्स होते हैं, तो आप उनको अंडरलाइन कर दें। ठीक, अंडरलाइन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप अंडरलाइन इस तरीके से भी कर सकते हो, तो आप इसको बल्कि ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आप अंडरलाइन करना चाहते हो या उसको हाईलाइट करना चाहते हो। हाईलाइटर्स का भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उसको जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि हाईलाइटर कई बार क्या होता है ना, हाईलाइटर कई बार आपका पिछले पेज पे विजिबल होने लगता है, इसके पीछे वाले पेज पे जैसे कि मैंने हाईलाइट करा तो ये विजिबल होने लगता है कई बार। ठीक, तो अच्छी क्वालिटी का हाईलाइटर है तो यूज़ कर सकते हो, वरना आप अपना ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन वगैरह कर सकते हो, रेड पेन का यूज़ ना करें। ठीक है, पेंसिल कलर्स का यूज़ आप कर सकते हो अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट लग रही है तो। ठीक, दूसरी बात, आप सभी क्वेश्चंस को एक सीरियल वाइज मैनर में अटेम्प्ट करें, चाहे आगे से पीछे करें चाहे पीछे से आगे करें। मेरी टिप तो ये है कि आप क्वेश्चंस को बैकवर्ड सॉल्व करें, यानी कि क्वेश्चन पेपर को मोर मार्क्स से लेस मार्क्स की तरफ सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में ही बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लिए तो आपका एक मेंटली आप रिलैक्स हो जाएंगे कि आपको अब छोटे छोटे ही क्वेश्चन अंत के लिए बचेंगे, क्योंकि अंत में एक पैनिक स्टेट हो जाती है, और अगर सपोज आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बचे हुए हैं एंड में तो आपको थोड़ा सा पैनिक हो जाएगा और कई बार आप उन क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आपके आते हुए भी। ठीक है, तो कोशिश करें कि पेपर को बैकवर्ड्स अटेम्प्ट करें। ठीक, जो क्वेश्चन आप नहीं आता है आपको उसके लिए आप स्पेस छोड़ दें, जैसे कि आप क्वेश्चन बैक पीछे से अटेम्प्ट करना चले, सपोज 20 क्वेश्चन दे तो 20 अटेम्प्ट करा, 18 आपको नहीं आता। ठीक, तो आप ऐसा नहीं कि आप 18 को अभी अटेम्प्ट कर रहे हो या 18 को छोड़ रहे हो, 18 के लिए आप स्पेस छोड़ दो, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कितना उसके लिए जगह लगेगी उतनी स्पेस छोड़ दो, आप अगला अटेम्प्ट करने लग जाओ, 17, 16, 15 इस तरीके से अटेम्प्ट करने लग जाओ। ठीक, जब आपका पूरा पेपर हो जाए आप वापस उस क्वेश्चन पे आओ और आपको जो भी उसके बारे में पता हो वो बातें को लिख दो। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, फॉर द टाइम बिंग छोड़ेंगे जिससे कि हम उस क्वेश्चन पे ज़्यादा समय इन्वेस्ट ना कर दें। जब आपका समय पूरा पेपर पूरा हो जाए, समय जो बच रहा हो उसमें आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दें। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो फॉर्मूला ही लिख दें अगर बहुत कुछ नहीं आता। अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं आता तो उस चैप्टर से रिलेटेड भी जो आता है आप वही लिख दो, आपको कभी भी जीरो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आधा एक नंबर तो मिल ही जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है।
ठीक, तो कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए, क्योंकि नहीं लिखोगे तो 0 मिलेगा, लिखने पे कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक, अब दूसरी बात कि आपका टाइम शॉर्ट ना हो, टाइम कम ना पड़े, तो इसलिए पहले ही टाइम आप निकाल लो कि भाई कितना टाइम हम हर क्वेश्चन पे डिवोट कर सकते हैं। ठीक, आपको पता है कि हर पेपर का क्या पैटर्न है, तो आप पहले ही निकाल के रख लो अपना टाइम। ठीक, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो कि भाई कितना टाइम हम हर क्वेश्चन पे डिवोट कर सकते हैं, और उतना ही टाइम डिवोट करो। उससे ज़्यादा कभी भी कर रहे हो तो आप हमेशा चेक रखो। ठीक, घड़ी अपने साथ रखो कि भाई कितना इतनी देर में मेरे 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, अभी 4 ही हुए हैं, तो तब आप अपने आप को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपनी, और अल्टीमेटली आप सारे क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बच्चों का पेपर छूट जाता है। तो पहले ही कैलकुलेट कर लो भाई इतना टाइम हम हर क्वेश्चन में डिवोट कर सकते हैं, उससे एक आधा मिनट फालतू हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक, क्योंकि कई क्वेश्चन में कम भी हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको डिवोट करना था एक क्वेश्चन पे सपोज 5 मिनट, आपने डिवोट कर दिए 10, 12, 15 मिनट, तो वहाँ पे आपका पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसको पहले से ही, शुरुआत से ही, जब आपका पेपर स्टार्ट हुआ तभी से इस पॉइंट को ट्रैक रखते चलो कि आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए थे और कितने हुए हैं। तो आप बीच में कवर अप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन एकदम सीधा अंत में जाके देखोगे कि भाई अब 10 मिनट बचे हैं और मेरे 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है, और कोशिश करो कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करो। ठीक, साथ ही साथ टेबल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट जहाँ भी बन सकें बना दो, क्योंकि एग्जामिनर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना चाहता है। बहुत शीट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको कम जगह में मैक्सिमम आपको लिखना है। मतलब आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं बनाने हैं, आपको जो की पॉइंट्स हैं उनको लिखना है, क्योंकि नंबर की पॉइंट्स पे मिलते हैं। जो मार्किंग स्कीम आती है उनमें की पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं, ना कि आपके नंबर होते हैं ज़्यादा लिखने के। तो इसी वजह से टेबल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट से क्या होता है, आप कम शब्दों में मैक्सिमम बात लिख सकते हो, जिससे आपको समय भी कम लगेगा और आप मार्क्स भी मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन कर पाओगे। तो जहाँ भी ये चीज़ लिख पाओ वहाँ ही आपको ये चीज़ कर देनी है। ठीक, साथ ही साथ 1 नंबर का क्वेश्चन है तो जनरली 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखने हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट, 5 नंबर क्वेश्चन है तो कम से कम 10 पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। ये एक जनरल बात होती है, मतलब कि आपका 1 पॉइंट ऑब्वियसली एक लाइन का सपोज है, एक लाइन में आपके 7-8 वर्ड्स आते हैं, तो आप इस तरीके से अपना पेपर को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई अपनी। ठीक, अब स्पेसिफिक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिन भी सब्जेक्ट में आपके पूछे जाते हैं, मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन से होते हैं, वहाँ पे आप जितनी एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखना प्रेफर करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर पाओगे। ज़रूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को वर्बैटिम लिख दो, लेकिन जो आपके वहाँ पे की पॉइंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखे हैं, अगर आप उनको थोड़ा लिखोगे और हाईलाइट कर दोगे तो आपके मार्क्स गेन करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला ज़रूर लिखो। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, और अगर कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जा रही है, डिफिकल्ट हो रही है, तो उसको एट द एंड सॉल्व करो, यानी कि जब पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए उसके बाद आप फाइनल आंसर निकालो। आप उतना करके छोड़ दो उस टाइम पे, और जब आपका पूरा पेपर हो जाए उसके बाद सॉल्व करो। ठीक, कैलकुलेशन के लिए आप रफ वर्क लिख सकते हो। ठीक, आप जैसे कि आपका ये पेपर है तो पेपर के साइड में आप रफ कॉलम बना सकते हो और यहाँ पे आप अपनी रफ कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना है बिफोर राइटिंग एन आंसर। कि मतलब सपोज राइटिंग स्किल्स है, उसमें सपोज हम स्टोरी लिख रहे हैं कोई, ठीक, हमें स्टोरी लिखनी है, तो भाई हम क्या करते हैं ना कई बार कि हम स्टोरी ऐसे ही लिखना चालू कर देते हैं और उसके बाद हम कहीं भी कभी कहीं चला जाता है, फिर कुछ और ऐड आ जाता है, फिर वो स्टोरी में मज़ा नहीं आता। क्या करो, पहले अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लो। अच्छा, मेरी स्टोरी ऐसे शुरू होगी, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा और ऐसे ख़त्म होगी। और जब आप लिख रहे हो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि अच्छा यार ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन उस पर जाना मत। जो आपने पहले शुरुआत में सोच लिया उसी पे स्टिक रहना, और आप क्या पाओगे कि एक तो आपका समय भी बच रहा है और आपकी स्टोरी भी थोड़ी अच्छी हो रही है। क्योंकि रैंडमली आप जब फ्रेम करने जाओगे कि आप लिखते लिखते फ्रेम करोगे तो कई बार उतना मज़ेदार स्टोरी नहीं बन पाती है। ठीक, और इमेजिनेशन की और हमारा दिमाग बहुत जगह घूमने लगता है तो कई बार समय भी बहुत लग जाता है।
समय से एक और बात है कि आप वर्ड लिमिट को कभी भी एक्सीड ना करें। सपोज राइट अ स्टोरी इन 200 to 250 वर्ड्स, तो आपको कितने पे स्टिक रहना है? 200, 250 या 225? ठीक, 3 तरीके के लोग हैं, तो आपको 200 वर्ड्स पे ही स्टिक करना है, यानी कि लोअर लिमिट पे ही स्टिक करना है, क्योंकि 50 वर्ड एक्स्ट्रा लिखोगे तो क्या होगा? सीधी बात बताता हूँ, 50 स्पेलिंग मिस्टेक के चांस बढ़ जाएंगे। 50 वर्ड लिखने में समय लगेगा, ठीक, 50 वर्ड लिखने में समय भी लगेगा, स्पेलिंग मिस्टेक के चांस बढ़ेंगे, ग्रामेटिकल एरर के चांस बढ़ेंगे, और टीचर को ज़्यादा समय लगेगा चेक करने में। और एग्जामिनर को भाई हर कॉपी के पैसे मिलते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी कॉपी चेक नहीं करना चाहता है, ठीक। तो ध्यान रखना इस बात का कि आप वर्ड लिमिट को एक्सीड ना करें, लोअर लिमिट पे स्टिक करें, और स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स को अगेन आप अवॉइड करें एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, ठीक है। अब एमसीक्यूज भी बहुत सारे पूछे जाने लग गए हैं आजकल, ठीक। मेरे टाइम पे उतने सारे एमसीक्यूज नहीं आते थे, कम आते थे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में भर भर के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक। तो उनके लिए आपको क्या करना है, पहले तो प्रैक्टिस कर लें पीवाईक्यूज को। भाई सैम्पल साइज तो छोटा है, क्योंकि कुछ साल से ही पूछे जा रहे हैं एमसीक्यूज बहुत सारे, एनसीईआरटी में भी बहुत सारे नहीं दिए, तो क्या करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज का अलग से सेक्शन दिया हुआ है, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं वहाँ पे, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लें। और प्रैक्टिस करनी है भैया, हमें तो एमसीक्यू गलत करने ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई एक आधा एमसीक्यू रैंक डिटरमाइनिंग आता है, जो बच्चे को ये चेक करता है कि भैया 100 नंबर लाने के लिए योग्य है कि नहीं है। एक आधा एमसीक्यू वो थोड़ा अच्छे लेवल का ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर फ्रेम करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको इतनी मेहनत करना चाहते हो तो आप नीट या जेईई मेंस के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लें। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो ज़रूर आप इन एग्जामिनेशंस से परिचित भी होगे और इनकी प्रिपरेशन भी हो सकता है कर रहे हो, ठीक। मैक्सिमम बच्चे जैसे कि करते ही हैं, तो आप इनके क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं, आपके एमसीक्यूज एकदम बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएंगे और आपका एमसीक्यूज फिर गलत नहीं होंगे। अगर आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया तो फिर एंड है एकदम, फिर और ज़रूरत नहीं है। एसर्शन रीजन भी बहुत पूछे जाने लग गए हैं आजकल। एसर्शन रीजन के लिए भैया क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में एसर्शन रीजन पूछे जाते हैं। बाकी में भी अगर एसर्शन रीजन पूछे जाएंगे तो इसी तरीके से पूछे जाएंगे। पहली बात तो एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, ठीक। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, ठीक। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हार्डली एसर्शन रीजन में आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होंगे रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चंस होंगे, बहुत आसान नहीं होगा इनको सॉल्व करना। अगर आपको पहले से नहीं पता है, आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं है सब्जेक्ट की, और एक बढ़िया थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, तो आप एसर्शन रीजन को करेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने देखा है कि टीचर्स भी जब आंसर की बनाते हैं, जब बोर्ड का पेपर आता है और एसर्शन रीजन के आंसर की बनाते हैं, तो उनमें ही डिस्पैरिटी हो जाती है कई बार। तो आपको बड़े ही ध्यान से एसर्शन रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ आंसर तो लगा के आना ही है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है एनसीईआरटी में ऐसे वर्ड, सो, एज, बिकॉज, हेंस, देयरफॉर, ड्यू टू, ठीक है। इस टाइप के आपको वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, और ध्यान रखना है कि जहाँ भी ऐसे वर्ड्स एनसीईआरटी में दिए हैं वो एक पोटेंशियल एआर क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको मार्किंग कर लेनी है कि एनसीईआरटी में कौन कौन से पोटेंशियल एआर क्वेश्चंस हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में। तो जब आप ये देखोगे तो आप पाओगे कि मैक्सिमम एसर्शन रीजन यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो 90% तो एसर्शन रीजन यहीं से हो गए। जो 5-10% बचे एसर्शन रीजन के क्वेश्चन, जो कि आप एकदम एनसीईआरटी की लाइन में जिन्हें नहीं पाओगे, वो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज और आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ही बेस्ड है, उनकी आप अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। एक मैं प्रो टिप और दूंगा एसर्शन रीजन के बारे में, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, ठीक। और वो नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस तक एकदम वो एसर्शन रीजन के लिए एकदम रामबाण स्ट्रैटेजी है। दिक्कत हमें तब आती है एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में कि जब एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, अब ये पता लगाने में कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का या नहीं है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो हमारा एसर्शन रीजन का क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। तो अब जो हमारा, अगर इस तरीके से आपको पता लगाना है कि भाई एसर्शन रीजन दोनों ठीक तो है, लेकिन रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन और नॉट, तब आपको क्या करना है कि भाई अगर रीजन थोड़ा सा हिंट भी दे रहा है ना एसर्शन के लिए, मतलब कि यार तुमको लग रहा है कि रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर तो रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, मतलब रीजन है, अगर रीजन के बाद एक लाइन ये भी लिखी होती तो हमारा एसर्शन का एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता। तो अगर कभी भी ऐसा लग रहा है, उस केस में भी
जो एग्जामिनर मानते हैं जनरली वो रीज़न को करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही मानते हैं असर्शन का। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर थोड़ा सा रीज़न हिंट भी कर रहा हो एज एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन तो आप मार्क कर देना कि असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपका 90% क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक, बाकी बहुत ज़्यादा एग्जामिनर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि उसने आंसर क्या दिया। थोड़ी सी कई बार डिस्पैरिटी रहती है, लेकिन बोर्ड्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हालांकि असर्शन रीजन पूछे जाते हैं लेकिन वो इजी कैटेगरी वाले ही होंगे। बाकी मेरी प्रो टिप ध्यान रखना, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं, तो इनके लिए मैं बताऊं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। भैया प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं चाहिए। ठीक, थोड़ा बहुत जो आपने प्री बोर्ड्स के क्वेश्चंस में देखा हो अपने, या जो भी आपने स्कूल में जो भी टीचर्स ने प्रैक्टिस करा रखी हो उन पे निर्भर रहो, उन पे स्टिक रहो, एनसीईआरटी अच्छे से करो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से करो। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। भैया सैम्पल पेपर्स करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कितने करने चाहिए, कौन से करने चाहिए? तो सैम्पल पेपर सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने चाहिए जो कि इशूड बाय सीबीएसई, आपके ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो सभी सब्जेक्ट्स में आपको ये ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। 3 घंटे का टाइमर लगा के बढ़िया से आपको ये पेपर सॉल्व करना चाहिए। ठीक, अगर आपके पास और भी ज़्यादा समय है तो 2-3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप किसी गुड पब्लिकेशन के सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ये ऑप्शनल है, मैंने भी अपने टाइम पे नहीं करा था, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अगर आपके पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं है तो हमें बता दो, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यार, पेपर होता रहेगा, अपना ध्यान रखो। ठीक, पढ़ाई होगी, करनी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी नींद का पूरा ध्यान रखो। 6-8 घंटे की नींद लो, अच्छा घर का खाना खाओ, बढ़िया मम्मी के हाथ का। ठीक, कोशिश करो कि एंड मोमेंट है, इंजर्ड ना हो, अनवेल ना हो। बहुत ज़्यादा कोई अपने ऐसे स्पोर्ट्स मत खेलो जहाँ इंजरी के चांस ज़्यादा हो। पर सपोज है क्रिकेट खेल रहे हो, हाथ में बॉल लग गई, इंजर्ड हो गए, फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल लग गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया। ठीक, तो इस टाइम पे ऐसी सिचुएशंस अवॉइड करो। इंजर्ड और बीमार होने से जितना बच सकते हो बचो। साथ में मेंटली स्ट्रेस मत लो। ठीक, कोशिश करो कि पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक, एग्ज़ाम अच्छा हो बुरा हो वो तुम लोगों के साथ हमेशा है, कोई हो ना हो तुम्हारे माँ बाप तुम लोगों के साथ हमेशा है। और तुमसे और तुम्हारे माँ बाप से बेहतर तुम्हारे बारे में कोई सोच नहीं सकता है, तो और तुमसे भी बेहतर कोई सोच सकता है तो वो तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं। तो उनकी बात थोड़ी सुनो। ठीक, वो लोग जो बोल रहे हैं, ठीक, और इससे तुम्हारा स्ट्रेस भी कम होगा, थोड़ा सा मेंटल पीस भी मिलेगी। ठीक, ध्यान रखना कि यू आर ग्रेटर 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 इनफाइनाइट टाइम्स ग्रेटर देन एनी एग्ज़ाम, चाहे वो बोर्ड्स हो, नीट हो, मेंस हो, सीयूईटी हो। ठीक, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका जो खुद है, जो आप खुद हो, यू क्या हो, आप कुछ तो हो ना, तो वो जो भी हो आप, ठीक, वो किसी भी एग्ज़ाम से बढ़कर है। ठीक, तो एग्ज़ाम कैसा भी हो, ठीक, या तो आप क्या होगा, या तो आप सक्सेसफुल होगे, जीतोगे, या फिर सीखोगे। ठीक, तो हारते कभी भी नहीं हैं, तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो हमेशा ये बात को ध्यान रखना। ठीक, बाकी कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, हमेशा हंस के पढ़ो, कभी भी ऐसे दुखी होके नहीं पढ़ो, क्योंकि दुखी होके पढ़ोगे तो कम देर पढ़ पाओगे, हंस के खुश रह के पढ़ोगे तो ज़्यादा देर पढ़ पाओगे और अपना बेस्ट दे पाओगे। और यही देना है आपको, अपना बेस्ट देना है, किसी दूसरे का बेस्ट नहीं देना है, वो दे भी नहीं सकते हो। ठीक, साथ ही साथ बोर्ड्स और नीट या फिर जेई मेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कई बार होता है कि हम साथ में मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इसी के लिए हम लोग लेके आए CBPS के थ्रू इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर डे बोर्डर, जहाँ पे हम नीट और IIT जेई की प्रिपरेशन कराते हैं अलॉन्ग विद बोर्ड्स प्रिपरेशन। सब कुछ एक जगह ला के इकट्ठा कर दिया, अंडर वन रूफ प्रिपरेशन होती है भाई सब चीज़ों की। तो अगर आप चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे 9th और 11th क्लास के एडमिशन्स ओपन है बिल्कुल। हम एकदम 9th में हमारा फाउंडेशन बैचेज हैं, 11th में तो हम एकदम धुआंधार तरीके से नीट और जेई की प्रिपरेशन चालू है। ठीक है, तो आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पेपर बहुत बढ़िया से होगा और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई कि आपके 10th में कितने नंबर आए, 11th में कितने नंबर आए, आपके 12th के इंटरनल्स में कितने नंबर आए, 12th के प्री बोर्ड में कितने नंबर आए, 12th के प्री बोर्ड 2 में कितने नंबर आए। आपके 12th बोर्ड्स में आपके आज तक के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे और मेरे भी आए थे आज तक के सबसे ज़्यादा और आपके भी आएंगे। और ये बात औरों के लिए भी वैलिड है, जो भी
ट्वेल्थ का सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन देता है, उसके जीवन के सबसे ज़्यादा नंबर ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जामिनेशंस में ही आते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप पेपर छोड़ के क्यों ना जाओ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, सब चीज़ बहुत बढ़िया से होगी और आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।